गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो अम्ल के वर्गीकरण को देखा था। यहाँ पर अमीनो अम्ल का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 प्रकार से किया था हमने, एरोमेटिक, एलिफेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट चलते हैं हम अमीनो अम्ल की वैद्युत रासायनिक प्रकृति। अमीनो अम्ल की वैद्युत रासायनिक प्रकृति। यहाँ जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ये वैद्युत रासायनिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। और क्यों करते हैं, आप लोगों को पता है कि वैद्युत रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं इन अमीनो अम्ल के अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रुप उपस्थित होते हैं, अमीनो ग्रुप भी उपस्थित है और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी उपस्थित है। और इन दोनों की उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण तो ये क्षार से क्रिया करेगा और इसकी उपस्थिति के कारण ये अम्ल से क्रिया करेगा। तो यहाँ ये दोनों से ही क्रिया करके क्या बनाएंगे, एट लास्ट साल्ट, साल्ट का निर्माण करेंगे। तो ये अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं, ये क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं। इसीलिए अमीनो अम्ल की जो पाई जाती है वो वैद्युत रासायनिक प्रकृति पाई जाती है दोनों ग्रुप की उपस्थिति के कारण, क्योंकि ये क्या है, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ उभयधर्मी प्रकृति के हैं तो जो अमीनो अम्ल हैं ये अमीनो अम्ल आयनिक अवस्था में, अगर हम बात करें अमीनो अम्ल की आयनिक अवस्था में, तो स्टूडेंट्स आयनिक अवस्था में दोनों ही आयन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि अमीनो अम्ल में अगर आयनिक अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं जहां एक ही तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है और एक ही यहाँ अमीनो ग्रुप उपस्थित है। उनकी बात नहीं करेंगे जिनके अंदर एक से अधिक उपस्थित है। ऐसा अमीनो अम्ल जिसके अंदर एक ही तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित हो और एक ही यहाँ पर अमीनो ग्रुप उपस्थित हो, तो ये ऐसे अमीनो अम्ल को आयनिक अवस्था में यहाँ पर द्वैयुग्म, जो द्वैयुग्म होगा वो द्वैयुग्म आयन अवस्था में होगा। जो द्वैयुग्म होगा वो ध्रुवीय आयन होगा, ध्रुवीय आयन होगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यूटर आयन। पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ज्यूटर आयन होगा। यहाँ द्वैयुग्म ध्रुवीय आयन अवस्था में होगा। ध्रुवीय आयन अवस्था में क्यों होगा, जो अमीनो ग्रुप है हाइड्रोजन गेन करके इसमें चेंज हो जाएगा, अमीनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन दे करके किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलेट में बदल जाएगा। तो ये देने की भी प्रकृति रखते हैं और लेने की भी प्रकृति रखते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसको ज्यूटर आयन है ये। तो इसका जो द्वैयुग्म होता है वो ध्रुवीय अवस्था में होता है। अब अगर इसको हम देखें कि अगर ये दे भी रहे हैं ले भी रहे हैं द्वैयुग्म अवस्था में, इसकी कंडीशन क्या होगी अमीनो अम्ल की। जो नॉर्मल अमीनो अम्ल है वो किस प्रकार से है, अगर इसको हम ज्यूटर आयन के रूप में देखें तो ज्यूटर आयन के रूप में कैसा होगा, ये कार्बोक्सिलेट और अमोनियम आयन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये अवस्था होगी द्वैयुग्म अवस्था, जहां ये दे भी रहा है और ले भी रहा है हाइड्रोजन आयंस को। अब ये जो अवस्था आती है स्टूडेंट्स, ये अवस्था एक निश्चित पीएच पर आती है, एक निश्चित पीएच होती है, एक निश्चित पीएच होती है। और इस पीएच को क्या बोलते हैं हम, इस अवस्था को यहां समविभव बिंदु, समविभव पॉइंट,
इस अवस्था में अगर कोई अमीनो अम्ल उपस्थित है तो ये अमीनो अम्ल एक निश्चित पीएच पर होगा यहाँ पर, और यहाँ निश्चित पीएच पर यही अवस्था क्या कहलाएगी, समविभव पॉइंट कहलाती है। ये अवस्था समविभव पॉइंट कहलाती है। अब यहाँ पर क्या सभी अमीनो अम्ल के लिए समान होती है? नहीं। जितने भी अमीनो अम्ल हैं सभी अमीनो अम्ल की अपनी अलग अलग पीएच होती है। अपनी अलग अलग पीएच होगी, और अलग अलग पीएच होगी तो सभी के समविभव पॉइंट भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर सभी अमीनो अम्ल की पीएच समान नहीं होती, और पीएच समान नहीं है तो इनके समविभव पॉइंट भी समान नहीं है। तो सभी अमीनो अम्ल के अपने अलग अलग समविभव पॉइंट होते हैं, और जो पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है वो एक निश्चित पीएच अगर किसी अमीनो अम्ल की आ गई तो वो समविभव पॉइंट पर अमीनो अम्ल इस अवस्था में होगा, ड्यूटेराइन के रूप में होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा अमीनो अम्ल के ऊपर। तो ये सभी अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग उपस्थित होती है। अगर इस अवस्था में कोई भी अमीनो अम्ल है, इस अवस्था से ऊपर और नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो यहाँ इसके बढ़ने पर भी समविभव पॉइंट जाएगा और इसके बढ़ने पर भी समविभव पॉइंट जाएगा। नेगेटिव बढ़े या पॉजिटिव बढ़े, दोनों ही अवस्था में समविभव पॉइंट ऊपर नीचे होगा, या फिर कहें कि समविभव पॉइंट से अमीनो अम्ल हट करके दूर आ जाएगा। देखिए, अगर पीएच का मान बढ़ रहा है, पीएच का जो मान है ये पीएच का मान बढ़ रहा है, क्योंकि पीएच पर ही डिपेंड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मान। अगर पीएच का मान बढ़ रहा है तो समविभव पॉइंट से अधिक होने पर, मान लिया जो ये अमीनो अम्ल समविभव पॉइंट पर है और यहाँ पीएच है, मान लिया किसी भी अमीनो अम्ल के लिए 6 है, इस अमीनो अम्ल के लिए यहाँ पीएच 6 पर समविभव पॉइंट है। तो अगर हम पीएच का मान बढ़ा दें इससे अधिक, समविभव पॉइंट से अधिक, पीएच 6 से हम 6.1 कर दें, 6.4 कर दें या फिर 7 कर दें, कितनी भी बढ़ा दें इसको हम इस अमीनो अम्ल के लिए, तो यहाँ पर समविभव पॉइंट से पीएच का मान अधिक करेंगे। तो अधिक करने पर जो अमीनो अम्ल है, इस अमीनो अम्ल पर जो नेट चार्ज आएगा वो नेट चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर पीएच का मान समविभव पॉइंट से अधिक करने पर, समविभव पॉइंट से अधिक करने पर अमीनो अम्ल पर नेट चार्ज जो आता है वो आता है नेगेटिव। और अब इस अमीनो अम्ल को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये किधर करेगा, एनोड की ओर, एनोड की ओर जाएगा। अमीनो अम्ल को अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में रखें, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये किधर जाएगा, एनोड की ओर। ऐसे ही अगर पीएच का मान घटा दें, किससे, समविभव पॉइंट से, जो पीएच समविभव पॉइंट पर है, इस चीज को ध्यान रखो, हम किससे घटा बढ़ा रहे हैं, पीएच जो घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं वो किससे तुलना करके घटा रहे हैं, समविभव पॉइंट की पीएच से। जिस पीएच पर समविभव पॉइंट आया है उससे बढ़ा रहे हैं, उसी पीएच से हम यहाँ पर घटा रहे हैं। तो अगर इस पीएच से हम यहाँ 6 लिए है हमने, अगर इसको हम 5.9 कर दें या फिर 5.4 कर दें या 5 कर दें, एनीवन जो भी कर दें, लेकिन इससे कम कर दें, तो यहाँ जो अमीनो अम्ल है, इस अमीनो अम्ल पर जो नेट चार्ज आएगा, ये चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो इसको अब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये किधर जाएगा, कैथोड की ओर। अब अमीनो अम्ल किधर गमन करेगा, कैथोड की ओर। तो यहाँ पर अमीनो अम्लों पर जब चार्ज प्रेजेंट होता है, और चार्ज प्रेजेंट होने पर जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो स्टूडेंट्स ये अपने चार्ज के अकॉर्डिंग
कैथोड की ओर या एनोड की ओर यहाँ पर ये मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो अम्ल की रासायनिक प्रकृति। अब यहाँ अमीनो अम्ल की जो रासायनिक प्रकृति है वो किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों के ही कारण यहाँ पर अमीनो अम्ल रासायनिक प्रकृति शो कर रहे हैं। अमीनो अम्ल की रासायनिक प्रकृति, तो यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण और अमीनो ग्रुप के कारण अमीनो अम्ल रासायनिक रिएक्शन करते हैं, रासायनिक रिएक्शन करते हैं। दोनों के कारण यहां पर ये रासायनिक रिएक्शन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम अम्ल व क्षारों से क्रिया, एसिड व बेस से क्रिया। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रिया करेगा, अम्लीय है तो किसके साथ करेगा, क्षारीय के साथ में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रिया किससे करेगा, क्षार के साथ में। और अमीनो ग्रुप किसके साथ में क्रिया करेगा, एसिड के साथ में। तो दोनों ही कंडीशनों में क्या बनेंगे, साल्ट। चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेस से क्रिया करे तो भी साल्ट बनाएगा, अमीनो ग्रुप एसिड से क्रिया करे तो भी यहाँ पर साल्ट का निर्माण होगा। देखिए फॉर एग्जांपल HCl, HCl क्या है, अम्ल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ब्रेक बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी, यहां से टूटेगा HCl। अब ये अम्ल है तो किससे क्रिया करेगा, क्षार से। यहां से बॉन्ड इसका टूटेगा तो यहां पर जब अमीनो ग्रुप अम्ल से क्रिया करता है तो यहां पर हाइड्रोजन मुक्त होती है और यहां साल्ट का निर्माण हो जाएगा, NaCl। यहां पर साल्ट का निर्माण हो जाएगा। क्या बन गया ये, साल्ट। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्षार के साथ में क्रिया करता है तो भी किसका निर्माण होगा, साल्ट का। यहां पर हम इसकी क्रिया अगर NOH से कराएं तो NOH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डबल बॉन्ड O और OH शो कर सकते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए यहां जल का अणु निकल जाएगा और जब यहां पर जल का अणु निकल जाएगा तो किसका निर्माण होगा, तो यहां पर साल्ट का निर्माण हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशनों में किसका निर्माण होगा, चाहे एसिड से क्रिया करें चाहे बेस से क्रिया करें, दोनों ही कंडीशनों में यहां पर साल्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी क्रिया हम अमोनिया के साथ कराएं, किसकी, अमीनो अम्ल की क्रिया, अमीनो अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराएं तो जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो यहां पर एमाइड बनते हैं। अमोनिया से क्रिया कराने पर यहां पर एमाइड बनते हैं और यहां पर जो अमोनिया से क्रिया होगी वो अमोनिया से क्रिया किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर अमोनिया से क्रिया करेगा,
जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमोनिया से क्रिया करता है तो यहाँ जल का अणु निकल जाता है, और जल का अणु निकलने के बाद में यहाँ पर एमाइड्स का निर्माण होता है। जल का अणु निकल गया यहां से, तो क्या यहाँ पर क्या शेष बच गया? अब यहाँ जो हमको प्राप्त हुआ है ये क्या है? एमाइड। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाते हैं? एमाइड्स का निर्माण करते हैं। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल कौन से होता है? HNO2। HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब यहां पर इस नाइट्रस अम्ल की क्रिया अमीनो अम्ल से कराएंगे तो यहां पर हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोक्सी एसिड कब प्राप्त होंगे? जब ये क्रिया किससे करेगा? अमीनो ग्रुप से। और वैसे भी याद रखो यहाँ पर अमोनिया कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की, तो अम्ल से क्रिया करेगी। और नाइट्रस अम्ल कैसा है? अम्लीय प्रकृति का, तो किससे क्रिया करेगा? क्षार से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, और नाइट्रोजन के साथ सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन मुक्त होती है और जल का अणु प्राप्त होता है। तो यहाँ जब नाइट्रस एसिड से क्रिया होगी तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होंगे और नाइट्रोजन यहाँ मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट, सेंगर अभिकर्मक से रिएक्शन। सेंगर अभिकर्मक से रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जब यहां पर अमीनो अम्ल सेंगर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले तो जो सेंगर अभिकर्मक है, इस सेंगर अभिकर्मक का जो यूज किया जाता है वो अमीनो अम्ल के परिमापन के लिए किया जाता है। अमीनो अम्ल के परिमापन के लिए किया जाता है। और अमीनो अम्ल में, या फिर कहें जो पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड में अमीनो अम्ल के क्रम को ज्ञात करने में किया जाता है। अगर हम अमीनो अम्ल की एक पेप्टाइड श्रृंखला है, उस पेप्टाइड श्रृंखला के सेंगर अभिकर्मक से हम अभिक्रिया करा दें तो वहां पर उस पेप्टाइड श्रृंखला में कौन सा अमीनो अम्ल किस क्रम में प्रेजेंट है, तो उस क्रम को यहां हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल के परिमापन के लिए सेंगर अभिकर्मक का यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो पेप्टाइड श्रृंखला प्रेजेंट है उसमें अमीनो अम्ल के क्रम को बताने के लिए, क्रम को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब सेंगर अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं अमीनो अम्ल की, तो यहाँ जो मीडियम लेते हैं वो मीडियम लेते हैं बेसिक। यहाँ बेसिक मीडियम को यूज करते हैं। अब सेंगर अभिकर्मक कैसा होता है? ये होता है सेंगर अभिकर्मक। यहां बेसिक मीडियम लेंगे और यहां से
हाइड्रोजन फ्लोराइड मुक्त हो जाता है। तो मतलब कहां से जुड़ेगा सेंगर अभिकर्मक, इस जगह से, और जुड़ेगा किससे, यहां अमीनो ग्रुप से। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहां पर जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, संघनन उत्पाद। यहां जो प्राप्त हुए वो क्या है, संघनन प्रोडक्ट। यहाँ पर संघनन प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है, इस अमीनो ग्रुप से आकर के जो सेंगर अभिकर्मक है वो यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्डिहाइडों के साथ क्रिया। एल्डिहाइड से क्रिया, जब फर्स्ट टाइम हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर सिर्फ क्षार बनते हैं। जब अमीनो अम्ल की क्रिया हम एसिटाल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड के साथ कराने के पर यहाँ पर सिर्फ क्षार बनते हैं। तो स्टूडेंट एल्डिहाइडों से क्रिया कराने पर भी ये मेथड भी यहाँ पर अमीनो अम्ल के परिमापन के लिए प्रयुक्त होता है। इस मेथड से भी हम अमीनो अम्ल का परिमापन करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, ये अमीनो अम्ल है और ये यहां पर एसिटाल्डिहाइड। जब इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो यहां एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ होगी, अमीनो ग्रुप के साथ में होगी। यहां एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अमीनो ग्रुप के साथ में होगी और यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, सिर्फ बेस का निर्माण हो जाएगा। चौंकना मत, इसको तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहां जो बनेंगे वो क्या बनेगा, सिर्फ बेस। यहां सिर्फ बेस का निर्माण हो जाएगा। तो इसको भी किसके लिए करते हैं हम, परिमापन के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगर इसी एल्डिहाइड सॉरी अमीनो अम्ल की क्रिया, इन्हीं अमीनो अम्ल की क्रिया अगर हम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ कराएं, यहां पर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ कराएं तो हमें यहां क्या प्राप्त होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहां पर जब पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो यहां भी क्या प्राप्त होते हैं, हमको सिर्फ बेस प्राप्त होता है। यहां भी कैसे, देखिए ये एक संयोज्य यौगिक है, यहां पर सिर्फ बेस कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि फॉस्फेट पर क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और यहाँ पर मैथिल ग्रुप के साथ में जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन जो होगी वो किसके साथ होगी,
जब यहाँ इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो अमीनो ग्रुप है वो यहाँ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। अमीनो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप के मध्य यहाँ रिएक्शन होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के साथ में रिएक्शन हो रही है तो यह जुड़ेगा कहां से, यहीं से। अब यहाँ जो अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप यहाँ डबल बॉन्ड से आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब जो बनाए ये क्या है, सिप क्षार, सिप बेस बन के हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो यहाँ इस विधि को भी अमीनो अम्ल के परिमापन के लिए प्रयुक्त करते हैं। जब एल्डिहाइडों से रिएक्शन कराते हैं तो हम यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं, सिप बेस प्राप्त हो रहे हैं। और पर्सनली यहाँ पर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट से रिएक्शन कराने पर जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड से जब यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सिप बेस ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल हैं, ये अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेंगे यहाँ पर एक दूसरे के साथ में, जब पेप्टाइड, अब तक तो हमने किसको देखा है, अमीनो अम्ल को, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है, ये रिएक्शंस कैसे करते हैं। तो जब यहाँ पर अमीनो अम्ल एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। अब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं और कैसे करते हैं तो वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।